होने आने वाले आप लोग के 1 घंटे बहुत जरूरी रहेंगे आपके एग्जाम्स को फोकस करते हुए। नॉर्सेट, प्रीलिम्स, आरआरबी और सीएचओ के एग्जाम को फोकस करते हुए हम 360 डिग्री के अंदर उन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को लेकर के आने की कोशिश करेंगे जिसके अंदर आप लोग को कहीं हद तक ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी। मैंने आपको बताया था आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर मैं जल्द ही जीके जीएस को पूरी तरीके से जोड़ने वाला हूँ, ठीक है। तो क्लासेस में जुड़ना ना भूलें, सही सुबह 9:30 से 10:30 बजे आरआरबी सीरीज को, आरआरबी के पैटर्न को, नॉर्सेट प्रीलिम्स को और सीएचओ को, तीनों को एक साथ कंबाइन करते हुए मैं सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सभी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, श्री राधे राधे, सभी का स्वागत रहेगा। राधे राधे, श्याम मिलादे, वेरी गुड मॉर्निंग, जय महाकाल बच्चों, सभी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। शुरुआत करेंगे क्वेश्चन सेशन की। क्या रहेंगे आज के क्वेश्चंस अपन के नॉर्सेट प्रीलिम्स और आरआरबी पैटर्न के ऊपर, किस प्रकार से अपन को तैयारी करनी चाहिए, और भी कई बातें करते चलेंगे। लीजिए आपके सामने पहला क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आपके सामने पहला क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं मैं। लीजिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे अवेलेबल है। पहले क्वेश्चन को सोचना है, समझना है, उसके बाद में आंसर देना है। यहां पर आप लोगों से पूछ रहा है ऑल आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सेप्ट, कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। बेसिक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कौन सा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है? हाइपरकैलेमिया होता है, अल्कालोसिस होता है, हाइपरकैल्सीमिया होता है, या फिर हाइपोथर्मिया होता है? सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर जो बात कही गई है उसको ही डिनोट कर लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन के अंदर बात की गई है उसको डिनोट कर लेते हैं मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन को लेकर के। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आपके सामने एक कंडीशन आती है जिसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो एग्जैक्टली है क्या, प्रॉब्लम क्या है, कलेश क्या है भैया ये? अरे भाई, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है मोस्टली रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन। इसका एक क्राइटेरिया फिक्स है, आपको याद रखना है, मोर देन 4 यूनिट पर आवर। समझ रहे हैं? 1 घंटे में 4 यूनिट से ज्यादा, या फिर बोले तो मोर देन आप लोग को याद रखना है मोर देन 10 यूनिट पर 24 आवर। और अगर बोले तो याद रखना है आप लोग को मोर देन 50%, अगेन रिपीट, मोर देन 50% ब्लड रिप्लेस, नॉट ट्रांसफ्यूज, ब्लड रिप्लेस इन 24 आवर। तो इस कंडीशन को, इस क्राइटेरिया को जो हम फुलफिल करेंगे, इस क्राइटेरिया को हम फुलफिल करेंगे तो हम बोलेंगे साहब मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कंडीशन को समझने की कोशिश करेंगे। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कंडीशन को कंटिन्यूअसली क्या होता है, यहां पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। क्राइटेरिया आप लोग के सामने मैंने क्लियर कर दिया है। अब आप लोगों के पास में कंसेप्ट याद रखना है यहाँ पे कि जब भी इस कंडीशन पे बात होगी कि पेशेंट में क्या हो रहा हो, पेशेंट में मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कंडीशन आ रही हो, तो यहाँ पर सबसे पहला आपको याद रखना है, आप ब्लड वार्मर का यूज करोगे। समझ रहे हैं? ब्लड वार्मर का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअसली बॉडी के अंदर ठंडा ब्लड जाया जा रहा है, तो पेशेंट हाइपोथर्मिक होगा और पेशेंट में क्या रहेगा, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण से पेशेंट हाइपोथर्मिक होगा। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में पेशेंट हाइपोथर्मिक होगा, पहली बात। और सेकंड नंबर पे पेशेंट में कार्डियक डिसअरिथमिया कंडीशन देखने को मिल सकती है। एक और बात याद रखिएगा, मेरे हिसाब से अगर मैं बात करने की कोशिश करूं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर जो नॉर्मल डेज में देखा जाता है, बिल्कुल सभी सही का सही आंसर है, नो डाउट। लेकिन कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें क्योंकि आरआरबी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लेकर के आता है, हर चीज को माइन्यूटली समझना है। एक बात याद रखिएगा, नॉर्मली जो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं प्रैक्टिस इसके अंदर कि यूनिट ऑफ ब्लड को पेशेंट के पेट के ऊपर रख देते हैं, थाइस पर रख देते हैं, एक्सिलर रीजन पर रख देते हैं, गर्म होने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होता है। नॉर्मल जो ब्लड आता है, जब आप ब्लड बैंक से लेते हैं, ब्लड बैंक से आप लोगों ने ब्लड लिया, उसके 30 मिनट के अंदर, विदिन 30 मिनट के अंदर आप लोगों को बीटी स्टार्ट कर देना है। इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर ब्लड वार्मर की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आप मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ब्लड वार्मर यूज करना चाहिए, जिसके कारण से पेशेंट में हाइपोथर्मिया का प्रिवेंशन होता है और कार्डियक डिसअरिथमिया होता है। तो मतलब यहाँ पर तो पेशेंट में होगा। सेकेंड नंबर पर अगर बात करने की कोशिश करें एल्कालोसिस के कंसेप्ट को, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण से, और वो भी मैं लिख दूं मैसिव। अब आप लोग को पता है मैसिव का मतलब क्या होता है, एल्कालोसिस होता है, डेफिनेटली होता है। क्योंकि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब आप किसी पेशेंट को सिट्रेट कंटेनिंग ब्लड चढ़ाते हैं, जब आप किसी व्यक्ति को सिट्रेट कंटेनिंग ब्लड चढ़ाते हैं,
समझ रहे हैं। तो सिट्रेट जब बॉडी के अंदर जाएगा रिसीवर की बॉडी के अंदर जाएगा तो डेफिनेटली क्या होगा, सिट्रेट का मेटाबॉलिज्म होगा लिवर में जाकर के, और सिट्रेट के मेटाबॉलिज्म से क्या प्रोडक्ट होगा, बाइकार्बोनेट्स प्रोडक्ट होगा। क्या प्रोडक्ट होगा, बाइकार्बोनेट्स प्रोडक्ट होगा। ज्यादा मात्रा में आप लोग मेसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, ज्यादा मात्रा में बाइकार्बोनेट्स बनते जाएंगे, देन डेफिनेटली बाइकार्बोनेट्स इज द बेस। बाइकार्बोनेट्स क्या है, बेस है, तो डेफिनेटली पेशेंट में एल्कालोसिस की संभावना रहेगी। किसकी संभावना रहेगी, एल्कालोसिस की संभावना रहेगी। तो यहां पर भी आप लोगों ने इसको बोलेंगे आप लोग, ये भी एल्कालोसिस रहेगा। नेक्स्ट नंबर पे हाइपरकैलेमिया, बिल्कुल क्लियर कट बात है, कंटिन्यूअसली आप लोग बढ़ चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को आरबीसी के ब्रेकडाउन होने के कारण से और हाइपरकैलेमिया के रिस्क रहेगा, समझ रहे। बाकी का आप लोग को याद रखना है अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल, प्रोलॉन्ग्ड स्टोरेज ब्लड चढ़ाने के कारण से, प्रोलॉन्ग्ड स्टोरेज ब्लड चढ़ाने के कारण से पेशेंट में क्या होता है, हाइपरकैलेमिया की कंडीशन होती है। याद रखना, प्रोलॉन्ग स्टोरेज ब्लड अगर आप लोग चढ़ाते हैं, कितने दिन तक का चढ़ा सकते हैं, 21, 35, 42 डेज का आप लोग लास्ट ब्लड चढ़ा सकते हैं। इसके बाद का तो आप ब्लड चढ़ा ही नहीं सकते हो। लेकिन प्रोलॉन्ग स्टोरेज ब्लड हुआ, लंबे समय तक ब्लड बैंक में 35-42 दिन तक आप लोगों ने रख रखा है, तो रखे ब्लड के अंदर क्या होता है, आरबीसी ब्रेकडाउन होती है, पोटेशियम का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहां पर याद रखना है कि पहले तो आप लोगों को क्लियर कट मेंशन रखना है कि सीआरएफ के पेशेंट में हाइपरकैलेमिया को प्रिवेंट करने का आप न्यू फ्रेश ब्लड चढ़ाओगे, याद रखना। और अगर आप लोग मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो डेफिनेटली रिस्क रहेगा किसका, हाइपरकैलेमिया का। लेकिन जो नहीं रहेगा वो रहेगा हाइपरकैल्शियमिया। आप लोगों ने भी यही आंसर दिया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर यही रहने वाला है, हाइपरकैल्शियमिया, क्योंकि आप लोगों को क्लियर कट मेंशन किया जा रहा है कि यहां पर आप लोगों को याद रखना है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण से पेशेंट में क्या होता है, हाइपोकैल्शियमिया होता है। कारण रहेगा जो सिट्रेट होता है, इस पे कौन सा आयन पाया जाता है, तो आप बोलेंगे साहब सिट्रेट पे एनायन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एनायन पाया जाता है। और जब ये बॉडी के अंदर जाता है रिसीवर की में, तो ये जाकर के किससे बंद बना लेता है, पॉजिटिव आयनों से बंद बना लेता है। पॉजिटिव आयन कौन है, मेजर आपके पास में कैल्शियम। तो डेफिनेटली जब सिट्रेट ज्यादा मात्रा में जाएगा, क्योंकि मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा, सिट्रेट की टॉक्सिसिटी से पेशेंट में हाइपोकैल्शियमिक कंडीशन होगी। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का बिल्कुल डेफिनेटली आपके सामने क्या रहेगा, सी ही रहेगा। नेक्स्ट नंबर पे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आ जाते हैं। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे अवेलेबल है आप लोग के सामने। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे अवेलेबल है आप लोग के सामने। All of the precautions are true while recording the oral temperature of a patient except, यहां पर पूछ रहा है आप लोगों से कि सभी के सभी सही हैं, सभी के सभी सही हैं बजाय एक के। बजाय एक के मतलब कौन सा सही नहीं है, राइट, कौन सा सही नहीं है, एक्सेप्ट के बारे में पूछ रहा है। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर शुड बी डन ऑन फिक्स्ड टाइम ऑन द डेट, यहां पर आप लोगों से पूछ रहा है, डेफिनेटली आप लोगों से पूछ रहा है मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर शुड बी डन ऑन फिक्स्ड टाइम अ डेट, बिल्कुल। उसका नेक्स्ट नंबर पे इट इज मेजरमेंट एटलीस्ट 3 मिनट आफ्टर कीपिंग द थर्मोमीटर सबलिंगुअली विद लिप क्लोज्ड। इट इज मेजर्ड एटलीस्ट 3 मिनट आफ्टर कीपिंग द थर्मोमीटर सबलिंगुअली व्हेन विद लिप क्लोज्ड। नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन पेशेंट हु हैव रिसेंटली स्मोक्ड, बिल्कुल। और पेशेंट ऑन ऑक्सीजन इनहेलेशन, पेशेंट ऑक्सीजन पे चल रहा हो, स्टॉप द ऑक्सीजनेशन बिफोर रिकॉर्डिंग ओरल टेम्परेचर। यहां पर आप लोगों से पूछ रहा है ऑल ऑफ द प्रिकॉशंस आर ट्रू while recording the oral temperature of a patient except मतलब कौन सा सही नहीं है, यहां पर आप लोगों से पूछ रहा कौन सा सही नहीं है। करेक्ट आंसर देना है बच्चों आप लोगों को। देखो यहां पर आप लोगों से अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो बेसिक चीजें समझनी है आप लोगों को। कॉन्ट्रा इंडिकेशन अगर आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश करें, कॉन्ट्रा इंडिकेशन अगर आप लोगों से मैं डिस्कस करने की कोशिश करूं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या रहेगा, देखो ओरल जो टेम्परेचर होता है उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस रहते हैं। अनकॉन्शियस पेशेंट हुआ, डेलीरियस पेशेंट हुआ, मेंटल इल पेशेंट हुआ, कन्वल्जन्स आ रहे किसी पेशेंट में, या फिर 6 साल का कोई बच्चा है, उसके अंदर अपन डेफिनेटली क्या करते हैं, ओरल टेम्परेचर का असेस नहीं करते। या फिर बात करने की कोशिश करें किसी पेशेंट में सर्जरी हुआ है, माउथ में सर्जरी हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है, इंजरी हुआ है, तो उस पेशेंट में भी अपन असेस नहीं करते। अगर हम बात करने की कोशिश करें कोई पेशेंट कंटिन्यूअसली कफ कर रहा है, समझ रहे हैं, कंटिन्यूअसली अगर कोई कफ कर रहा है तो उसके अंदर भी अपन क्या करते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेट ही रखते हैं। और अगर बात करने की कोशिश करें कोई पेशेंट है जो कि किसके ऊपर चल रहा है, ऑक्सीजन इनहेलेशन के ऊपर चल रहा है, ऑक्सीजन इनहेलेशन का चल, उसके अंदर भी क्या चलते हैं अपन का, कॉन्ट्राइंडिकेट ही रहता है।
लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए कोई पेशेंट है जो ऑक्सीजन इनहेलेशन की कंडीशन पर है, समझ रहे हैं, अब आप लोगों से पूछा जाए, कंडीशन को समझने की कोशिश करना, अगर कोई ऑक्सीजन इनहेलेशन, मजाक तो है नहीं, कोई ऑक्सीजन इनहेलेशन के ऊपर यहां पर ये दे नहीं रखा है, यहां पर ये दे नहीं रखा है कि आप लोगों को कंडीशन को समझने की कोशिश करिएगा बेटा, यहां पर एक बार के लिए समझने की कोशिश करें। ये कोई समझदारी नहीं है कि आप ऑक्सीजन इनहेलेशन को रोक करके, आप लोग ऑक्सीजन इनहेलेशन को रोक करके और टेम्परेचर को असेस करें। समझ रहे हैं बात को, आप समझने की कोशिश करेंगे। अदर रूट आप लोग प्रिफर कर सकते हैं, तो एक बार के लिए सस्पिशियस आप इस ऑप्शन को रख सकते हैं। आप लोग बोलेंगे सर बिल्कुल अगर कोई पेशेंट ऑक्सीजनेशन के ऊपर होता है तो स्टॉप करेंगे ऑक्सीजनेशन को, अदरवाइज हजार्ड रहेगा, बर्न वो फायर का हजार्ड रहेगा। बिल्कुल सही बात है, और ये जो कर रहा है वो सही कर रहा है, लेकिन क्या कहीं हद तक सही है, और ऑप्शंस के ऊपर जाकर के समझना पड़ेगा। हम वन बाय वन सभी के सभी ऑप्शंस को देखेंगे। बहुत क्लासिकल क्वेश्चन है बच्चों, ये सही भी है और गलत भी है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। समझ रहे हैं बात को। अब आप ऑप्शनों के ऊपर इसका आधार करोगे। मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर शुड बी डन ऑन अ फिक्स टाइम ऑन द डे। क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि नहीं भैया ओरल टेम्परेचर हमेशा एक टाइम फिक्स पे रहता है? बिल्कुल रहता है। वाइटल साइन शुड बी टेकन ऑन अ फिक्स्ड टाइम, वाइटल साइन शुड बी टेकन अपॉन अ फिक्स टाइम। तो यहां पर आपके सामने क्लियर कट मेंशन है, एक तो बिल्कुल सही है। दूसरे नंबर पे इट इज मेजर्ड एटलीस्ट 3 to 5 मिनट आफ्टर कीपिंग द थर्मोमीटर सबलिंगुअली। आप लोग सबलिंगुअली जब आप लोग लेते हैं तो यहां पर आप लोग 3 to 5 मिनट ओरल टेम्परेचर के लिए असेस करते हैं, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ये भी सही है। नेक्स्ट नंबर पे नॉट टू बी रिकॉर्ड इन अ पेशेंट हु हैज रिसेंटली स्मोक्ड, नॉट टू बी रिकॉर्ड इन अ पेशेंट हु हैज रिसेंटली स्मोक्ड। जिसने अभी अभी रिसेंटली स्मोक किया है उसके अंदर आप लोग अभी का अभी तुरंत क्या करेंगे, टेम्परेचर नहीं लेंगे। बिल्कुल 15 to 20 मिनट्स नहीं, 20 to 30 मिनट्स का गैप रखते हैं। 15 to 20 या 20 मिनट्स एवरेज आप लोग को गैप रखना है। कोई ठंडा पिए, गर्म पिए, स्मोक कराओ, 20 मिनट्स का आपको गैप मेंटेन करना है, ये भी एकदम सही है। अब यहां पर तो फंस गए ना आप लोग कि तीनों अगर सही है तो फिर चौथा तो यही रहेगा ना। यहां पर बेटा समझने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। जब हमारे सारे तर्क वितर्क फेल हो जाए और एग्जामिनर अपने आप चाह रहा हो कि आपका आंसर एडवांस होना चाहिए, आप लोगों ने किताब में पढ़ा बिल्कुल सही है। याद रखना ओरल टेम्परेचर जब भी आप लेते हैं तो यहां पर आप लोगों को क्लियर कट याद रखना है कि आप लोग ऑक्सीजन इनहेलेशन पर है, कभी भी उसको रोक करके, अरे रोकने की जरूरत नहीं है, अदर को आप लोग यूज कर सकते हैं, अदर आप लोग मेथड को यूज कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये समझदारी नहीं है, ऑक्सीजन इनहेलेशन पर ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर और भी तरीके हैं, एक्जिला से भी आप ले सकते हैं, रेक्टम से भी आप ले सकते हैं। वाई शुड बी यूज ऑन ओरल टेम्परेचर। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा बच्चों? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज यहां पर एक्सेप्ट पूछा था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था आप लोग के लिए। ठीक है बच्चों, चलेंगे नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है स्क्रीन पे आप लोग के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है जर्की विद फुल एक्सपेंशन एंड सडन रिकॉइल। अगर मैं पल्स बनाने की बात करूं, सबसे पहली बात तो याद रखें, इस प्रकार से पल्स बनती है, एक्सपेंशन होता है, समझ रहे हैं, और ये रिकॉइल होता है, और उसके बाद में ये होता है नॉर्मल रिदम। समझ रहे हैं, ये एक्सपेंशन हो गया, ये रिकॉइल हो गया, और नॉर्मल रिदम हो गया। समझ रहे हैं, अगर एक ही ग्राफ में बनाने की कोशिश करें, ये एक्सपेंशन हो गया, ये रिकॉइल हो गया, आर्टरी का ये एक्सपेंशन हो गया, ये रिकॉइल हो गया, और ये नॉर्मल साइनस रिदम हो गया। फिर ये एक्सपेंशन हो गया, रिकॉइल हो गया, और ये साइनस नॉर्मल साइनस रिदम हो गया। इस प्रकार से आपकी एक पल्स होती है, इस प्रकार से आपकी क्या होती है, एक पल्स होती है। अब आप लोगों से पूछ रहा है आर्टरी के अंदर एक्सपेंशन और रिकॉइल हुआ, उसे अपन ने क्या बोला, पल्स बोला। एक्सपेंशन एंड रिकॉइल, एक्सपेंशन एंड रिकॉइल ऑफ एन आर्टरी, तो इस कंडीशन को आप लोग बोलेंगे साहब, क्या बोलेंगे आप लोग, इसे पल्स बोलेंगे। अब पल्स को आप लोग 3 फिंगर से असेस करते हैं, 3 फिंगर से आप लोग असेस करते हैं। एक में देखेंगे आप रेट को, एक में देखेंगे आप वॉल्यूम को, एक में देखेंगे आप लोग किसको, एक में रेट, वॉल्यूम और रिदम को आप लोग असेस करने की कोशिश करोगे। यहां पर अगर आपसे बात करने की कोशिश करें कि रेट से एबनॉर्मलिटीज, टैकी आपके पास में टैकीकार्डिया आ जाएगा, टैकीपनिया होगा। वॉल्यूम से संबंधित आपके पास में बाउंडिंग पल्स हो जाएगा, अरोटिक रिगर्गिटेशन पाए जाने वाली कोलैप्सिंग पल्स हो जाएगा। रिदम में आप लोग के सामने रिदम से संबंधित पल्स आ जाएंगे, जैसे कि आप लोगों से बात करने की कोशिश करें, वेंट्रिकल टैकीकार्डिया आ जाएगा, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन कंडीशन हो जाएगा, या डिसरिथमिया को इंडिकेट करेगा। आप लोगों से बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है सडन वेल एक्सपेंशन, किसी भी पल्स का
वेल एक्सपेंशन हो रहा है, अच्छा खासा एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन सडन रिक्वाइल हो रहा है। इस प्रकार का अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, वेल एक्सपेंशन हो रहा है, वेल एक्सपेंशन हो रहा है और सडन रिक्वाइल हो रहा है, सडन रिक्वाइल हो रहा है, होना कैसे चाहिए था, होना कैसे चाहिए था, वेल एक्सपेंशन होना चाहिए था, सडन रिक्वाइल नहीं, वेल एक्सपेंशन एंड रिक्वाइल होना चाहिए था। दिस इज एक्सपेंशन, दिस इज रिक्वाइल, लेकिन वेल तो एक्सपेंशन हो रहा है लेकिन सडन रिक्वाइल हो रहा है। एंड दिस कंडीशन, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, कोलैप्सिंग पल्स बोलेंगे, कॉरिगेन पल्स बोलेंगे, रनिंग पल्स बोलेंगे, बाउंडिंग पल्स बोलेंगे। बेसिक क्वेश्चन है आप लोग के सामने। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे कॉरिगेन पल्स। क्या बोलेंगे बच्चों अपन इसे कॉरिगेन पल्स बोलेंगे, इसे वाटर हैमर पल्स बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे अपन लोग, इसे अपन वाटर हैमर पल्स बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड वाटर हैमर पल्स, वाटर हैमर पल्स। और अगर बोले तो इसे अपन बोलेंगे कॉरिगेन पल्स। किस बोलेंगे, कॉरिगेन पल्स। और ये किस में देखने को मिलेगी, तो याद रखना है ये अरोटिक रिगर्गिटेशन में देखने को मिलेगी। किस में देखने को मिलेगी, ये अरोटिक रिगर्गिटेशन में देखने को मिलेगी। बाउंडिंग पल्स, बाउंडिंग पल्स के बारे में याद रखना, बाउंडिंग पल्स इंक्रीजेस, बाउंडिंग जो पल्स होती है इसका जो ग्रेडिंग ऑफ पल्स होता है वो +4 होता है, और ये इंडिकेट करता है किसको, हाइपरवोलेमिक कंडीशन को। किसको इंडिकेट करेगा, हाइपरवोलेमिया को, या फिर अगर बात करें ओवर हाइड्रेशन के पेशेंट में, ओवर हाइड्रेशन के जो पेशेंट होते हैं इनके अंदर बाउंडिंग पल्स इंडिकेट होती है। ये इंडिकेट करती है इंक्रीजेज स्ट्रोक वॉल्यूम को। किसको इंडिकेट करती है, इंक्रीजेज स्ट्रोक वॉल्यूम को इंडिकेट करती है, याद रखिएगा, समझ रहे हैं, ये इंडिकेट स्ट्रोक वॉल्यूम, बढ़े हुए स्ट्रोक वॉल्यूम को इंडिकेट करती है, समझ रहे हैं बात को। तो यहां पर आप लोग का करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी रहेगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है, गैस्ट्रिक लावाज नहीं करना चाहिए। अच्छी तरीके से पढ़ रखा है आप लोगों ने, गैस्ट्रिक लावाज करेंगे किसमें, अरे भाई गैस्ट्रिक लावाज आप लोगों को याद रखना है, एल फॉर लावाज, एल फॉर लेना, दो टर्म याद रखना। ये तो लिख दिया हमने गैस्ट्रिक, अब गैस्ट्रिक के सामने दो टर्म लिख दी, एक तो लिख दिया लावाज और एक लिख दिया गावाज। जी फॉर गावाज, जी फॉर देना, जी फॉर क्या रहा, गावाज रहा, और जी फॉर ही क्या रहा, गिव, गिव का मतलब देना। जब आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट करते हैं, जब आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट करते हैं इनटू द स्टोमक, तो इसे गैस्ट्रिक गावाज बोलते हैं। और जब आप रिमूवल ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट करते हैं, रिमूवल ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट करते हैं, तो आप इसे लावाज बोलते हैं, समझ रहे हैं। एल फॉर लावाज, एल फॉर लेना, जी फॉर गावाज, जी फॉर गिव, गिव मतलब देना, समझ रहे हैं बात को। और अगर आपसे पूछा जाए स्टोमक या गैस्ट्रिक इरिगेशन किसे बोलेंगे, इरिगेशन किसे बोलेंगे, तो याद रखना बच्चों, लावाज और गावाज का जो योग होगा, क्या, गावाज और लावाज का जो योग होगा, गावाज प्लस लावाज इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये रहेगा इरिगेशन। क्या रहेगा, इरिगेशन रहेगा, समझ रहे हैं बात को। अब आप लोगों से एक कंडीशन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी कंडीशन में गैस्ट्रिक लावाज नहीं करेंगे। लावाज मतलब रिमूवल ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, सबका आंसर भी बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। आप लोगों को याद रखना है बेटा, सभी प्रकार के पॉइजन्स के अंदर आप लोग लावाज परफॉर्म करते हैं, और एक निश्चित टाइम पीरियड होता है, लेने के 1 घंटे के अंदर अंदर लावाज इफेक्टिव रहेगा, उसके बाद में नहीं रहेगा, समझ रहे हैं। कितने, लेने के 1 घंटे, पॉइजन लेने के 1 घंटा, 30 to 60 मिनट अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल्स ये इफेक्टिव रहेगा, इसके बाद में नहीं रहेगा। तो यहां पर याद रखना, अगर कोई पेशेंट कोरोसिव पॉइजनिंग, केरोसिन पॉइजनिंग करा है, तो इस कंडीशन में आप लोग को याद रखना है कि यहां पर पेशेंट में लावाज को परफॉर्म्ड नहीं करा जाता है, समझ रहे हैं बात को, लावाज को परफॉर्म्ड नहीं करा जाता। उसका कारण होता है, उसका कारण ये रहेगा बेटा कि यहां पर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस रहेंगे जब आप उसको दोबारा से रिमूव करोगे, याद रखिएगा बेटा, समझ रहे हैं। एंटीसाइकोटिक ड्रग, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग और ऑर्गेनो क्लोरीन पॉइजनिंग, इन सब कंडीशन, सभी प्रकार की पॉइजनिंग के अंदर आप लावाज को परफॉर्म करते हैं। कोरोसिव पॉइजनिंग के अंदर आप लोग लावाज को परफॉर्म्ड नहीं करते हैं, केरोसिन की पॉइजनिंग के अंदर लावाज को परफॉर्म्ड नहीं करते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आया हूं आप लोग के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, द नर्स कैन बेस्ट प्रिवेंट फुट ड्रॉप्स फॉर द बेस्ट बेड रेस्ट क्लाइंट
फॉर बाय द यूज ऑफ, बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए। फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा आप लोग के सामने आप लोग उपकरण को यूज करेंगे? तो फुट ड्रॉप मतलब जब पेशेंट बेड के ऊपर लेटा हुआ है, पेशेंट बेड के ऊपर लेटा हुआ है तो इसके जो पांव है ये ड्रॉप हो जाएंगे, इस प्रकार से पांव के पंजे लटक जाएंगे। तो यहां पर आप लोग जो अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं फुट रेस्ट। क्या बोलते हैं अपन इसे फुट रेस्ट बोलते हैं। समझ रहे हैं? मैं इमेज लेकर के नहीं आया हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है। जल्द ही एनाटॉमी के बेसिक क्वेश्चंस भी आप लोग के सामने आएंगे, आप लोग के पास में पैटर्न पे भी क्वेश्चंस आएंगे, चिंता ना करें। तो यहां पर आप लोग को याद रखना है फुट रेस्ट को यूज करते हैं। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन रहेगा क्लास के अंदर जो कि होमवर्क के तरीके से आप लोग को देना है, फुट ड्रॉप किस नर्व इंजरी के कारण होता है? फुट ड्रॉप किस नर्व इंजरी के कारण होता है? कमेंट सेक्शन में ताबड़तोड़ तरीके से आंसर दीजिएगा, रुकने नहीं चाहिए कमेंट, बहुत बढ़िया तरीके से आंसर देना है। सेकंड नंबर पे याद रखेंगे आप लोग, कमेंट सेक्शन के आंसर देना है आप लोग को। दूसरे नंबर पे रिस्ट ड्रॉप, रिस्ट ड्रॉप किस नर्व इंजरी के कारण से होता है? रिस्ट ड्रॉप किस नर्व इंजरी के कारण होता है? आपको ये वाला आंसर देना है। और लास्ट में अगर फाइनली बोलने की कुछ करूं कि आपके पास में कार्पोपेडल मसल स्पाज्म की कंडीशन, कार्पोपेडल मसल स्पाज्म की कंडीशन किसमें, या कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम किसमें देखने को मिलेगा? मसल स्पाज्म की कंडीशन में कौन सी नर्व प्रभावित होगी? तीनों क्वेश्चनों का आंसर ताबड़तोड़ तरीके से आना चाहिए, ये आपके पास में क्वेश्चन बनेंगे। और नर्व में क्रेनियल नर्व हुआ और स्पाइनल नर्व के जितने भी शॉर्ट व्यू क्वेश्चंस होते हैं जल्द ही आप लोगों के लिए अपडेट कर दिया जाएगा। मैं एक यूट्यूब चैनल के ऊपर, अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जो कि आरआरबी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा? क्या ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे, स्प्लिंट अप्लाई करेंगे, क्रैडल अप्लाई करेंगे, रेलिंग अप्लाई करेंगे? बेसिक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। अब यहाँ पर फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए फुट रेस्ट दे ही नहीं रखा है, तो अब आप क्या करेंगे भाई? रेलिंग एलिमिनेशन मेथड को देखो, रेलिंग की कंडीशन आपने सही आंसर दिए बेटा। रेलिंग कंडीशन टू प्रिवेंट द फुट ड्रॉप, तो छोड़ो, पेशेंट को ड्रॉप होने से रोकता है, पेशेंट टपक नहीं जाए, टू प्रिवेंट द पेशेंट ड्रॉप। समझ रहे हैं? पेशेंट ही ड्रॉप नहीं हो जाए, पेशेंट ट्रीटमेंट लेते लेते कहीं वो अंधा नहीं गिर पड़े, तो इसके लिए आप लोग क्या करते हैं? रेलिंग को यूज करते हैं। बेड जो क्रैडल्स होता है वो बर्न के पेशेंट में करते हैं, ट्रैक्शन अप्लाई फ्रैक्चर के पेशेंट में करते हैं, स्प्लिंट अप्लाई करेंगे। जो ऑप्शन बचा वो क्या रहेगा? स्प्लिंट रहा। समझ रहे हैं बात को? ये आप लोगों को याद रखना है, ये पेरोनियल नर्व इंजरी के कारण होता है, ये आपको याद रखना है। ये आपके पास में आर फॉर रिस्ट, आर फॉर रेडियल, रेडियल नर्व इंजरी के कारण से होगा। और कार्पोपेडल मसल स्पाज्म आप लोगों को एम से आंसर याद रखना है बिल्कुल तरीके से, इन सब चीजों को याद रखना। आर फॉर रेडियल, आर फॉर रिस्ट, तो यहां पर रिस्ट भी आपके सामने रेडियल से रहेगा बच्चों, ठीक है? तो करेक्ट आंसर आप लोग का यहां पर क्या रहेगा? स्प्लिंट रह जाएगा। नो डाउट यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नो डाउट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है आप लोगों के सामने। करेक्ट आंसर देना है बच्चों आप लोगों को। क्या करेक्ट आंसर रहेगा? नर्स इज असिस्टिंग अ फिजिशियन विद द रिमूवल ऑफ द चेस्ट ट्यूब। अगर कोई व्यक्ति चेस्ट ट्यूब के ऊपर लगा हुआ है और अपन यहां पर क्या कर रहे हैं? इसका रिमूवल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? अपन इसका रिमूवल कर रहे हैं। तो रिमूवल करते समय आप लोगों से पूछ रहा है कि क्या चीज करी जाएगी? स्टे वेरी स्टिल, इनहेल एंड एक्सेल क्विकली, एक्सेल एज द ट्यूब इज पुल्ड आउट। देखो ये सही है बेटा, है ना? और परफॉर्म्ड वाल्सल्वा मैन्युअल। देखो सबसे पहली बात तो ये होती है, करेक्ट आंसर के अगर श्रेणी की बात करने की कोशिश करें, क्या करेक्ट आंसर रहेगा? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? हम बोले ज्यादा स्टैंडर्ड पे भी नहीं जाना है, कम पर भी नहीं जाना है। सबसे पहले तो वाल्सल्वा मैन्युअल अप्लाई कर रहा है, टेकिंग अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड एंड बियर डाउन इफर्ट्स को अप्लाई कर रहा है, बियर डाउन इफर्ट्स को अप्लाई करना है। तो यहां पर करेक्ट आंसर आप लोग का जाएगा परफॉर्म्ड द वाल्सल्वा मैन्युअल, परफॉर्म्ड द वाल्सल्वा मैन्युअल इज द करेक्ट आंसर। और याद रखना चेस्ट ट्यूब आप लोगों को पेशेंट को बोलना है धीरे धीरे सांस को बाहर भी निकालो, एक्सेल द ट्यूब इज पुल्ड आउट। सांस को बाहर निकालना सही आंसर नहीं है, समझ रहे हैं? इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन कर रखा है कि पेशेंट को आप लोगों ने बोला है टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड बियर इट डाउन। संग में चेस्ट ट्यूब में याद रखना, और पर्स लिप से जब आप सांस को बाहर निकाल रहे तो धीरे धीरे आप लोगों को क्या करना है? चेस्ट ट्यूब को बाहर निकालना है। ऑप्शन सी के अंदर डायरेक्ट ही बोल रहा है, ऐसा कोई वाल्सल्वा को अप्लाई नहीं कर रहा है। आप लोगों ने बोला कि पेशेंट इनहेल एक्सेल कर रहा है, जब सांस को बाहर निकाले तो एंड टू एंड चेस्ट ट्यूब। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है।
आप लोगों को याद रखना है दोनों के अंदर, आप लोगों को याद रखना है दोनों के अंदर, दोनों बोले तो राइल्स ट्यूब, दोनों बोले तो राइल्स ट्यूब और बोले तो चेस्ट ट्यूब, दोनों के अंदर आप लोग को वॉल्सलवा मैन्यूअर ही अप्लाई करना है, वॉल्सलवा ही अप्लाई करना है। बट अगर इन स्पेशल केस बोला जाए तो याद रखना बेटा, चेस्ट ट्यूब के अंदर वॉल्सलवा अप्लाई करते हुए एट टाइम ऑफ एक्सपायरेशन, एट टाइम ऑफ एक्सपायरेशन सांस को बाहर निकालते समय ट्यूब को रिमूव करना है, ट्यूब को क्या करना है, रिमूव करना है। और यहां पर होल्ड द, जैसे आप लोगों ने वॉल्सलवा मैन्यूअर अप्लाई किया तुरंत ही आप लोग को ट्यूब को रिमूव करना है, निमोनिक रहेगा, क्विकली एंड जेंटली, क्विकली एंड जेंटली आपको रिमूव करना है। और संग में आप लोग को कॉइल मेथड में रिमूव करना है। जो आप राइल्स ट्यूब को रिमूव करेंगे वो किस मेथड में करेंगे, कॉइल मेथड के अंदर रिमूव करेंगे। बेसिक चीजें आप लोग को एकदम अपडेट रखना है, छोटी छोटी चीजें बहुत जरूरी रहेंगी। आने वाले 1 महीने के अंदर जो आपका सब टाइम बचेगा इसके अंदर हम सभी माइन्यूट चीजों को कवर करेंगे, समझ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा। लेट्स कम टू द पॉइंट ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर आर नेक्स्ट क्वेश्चन अवेल, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन एडमिनिस्ट्रेड थ्रू सेंट्रल लाइन बिकॉज, क्यों सेंट्रल लाइन क्यों यूज किया जाता है भाई, सिंपल सी बात है, रैपिड रेट ऑफ इन्फ्यूजन, बिल्कुल रैपिड रेट के द्वारा। अगर आप लोगों को फ्लो रेट ज्यादा बढ़ाना हो तो आप लोगों को सेंट्रल लाइन यूज करनी पड़ेगी, पर यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि टीपीएन है, हाई वॉल्यूम और इन्फ्यूजन, बिल्कुल हाई वॉल्यूम और इन्फ्यूजन करना है तो सेंट्रल लाइन यूज करेंगे, पर ये आईवी के लिए होता है, या टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का कोई रोल नहीं है। हाई ऑस्मोलैरिटी सॉल्यूशन, बिल्कुल हाई ऑस्मोलैरिटी होती है इसकी, और इसको आप लोग कभी भी किससे यूज नहीं करते हैं, आप लोग पेरिफेरल लाइन से यूज नहीं करते। अदरवाइज टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन मतलब 10% अबव डेक्सट्रोज, 10% अबव डेक्सट्रोज। और इसका मतलब अगर आप लोगों ने इसको पेरिफेरली यूज कर दिया तो पेशेंट में क्या हो जाएगा, फ्लेबाइटिस हो जाएगा। तो फ्लेबाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए कि भैया फ्लेबाइटिस हो ही नहीं, ये कलेश फैले ही नहीं, पेशेंट में क्या करेंगे आप, सेंट्रल लाइन लगा करके करेंगे। और एक बात याद रखिएगा, जब आप लोग सेंट्रल लाइन लगा रहे हैं तो मिडिल पोर्ट से लगाएंगे, और संग में इसके संग में कोई भी सॉल्यूशन को मिक्स नहीं करना है, क्योंकि ये हाइपर सेंसिटिव होता है, ये तुरंत ही रिएक्शन कॉज करता है। याद रखना बच्चों, टीपीएन जब किसी पेशेंट को चल रहा हो तो कोई भी चीज संग में नहीं चलानी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नो डाउट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइड इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन का साइड इफेक्ट क्या कलेश रहता है, क्या करता है। अगर आप लोग किसी व्यक्ति को स्ट्रेप्टोमाइसिन दे रहे हैं तो क्या रहेगा, ये क्रेनियल नर्व को क्या करेगा, ये डैमेज टू द ग्रोइंग कार्टिलेजेस, बोन मैरो का डिप्रेशन कर देगा, डायरिया करेगा। अब यहां पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दबाजी में आधा अधूरा है, ये 8th क्रेनियल नर्व पे साइड इफेक्ट पैदा करेगा, ये कहना चाह रहा है। और वो क्या करेगा, तो अच्छी तरीके से पता है आप लोगों को, ये डेफिनेटली क्या कर देगा, ये 8th क्रेनियल नर्व को क्या कर देगा बच्चों, डैमेज कर देगा। समझ रहे हैं बात को। अगर हम बात करने की कोशिश करें कुछ स्पेशल ड्रग्स जैसे कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, जिनका नाम होता है जेंटामाइसिन लाइक कंडीशन, समझ रहे हैं बात को। स्ट्रेप्टोमाइसिन कंडीशन जो कि बेसिकली एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के अंदर यूज की जाती है। अमीकासिन कंडीशन, ये सभी के सभी क्या होती हैं, ऑटोटॉक्सिक ड्रग होती है। याद रखना, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स में आने वाली स्ट्रेप्टोमाइसिन, अमीकासिन, जेंटामाइसिन, दीज आर ऑटोटॉक्सिक ड्रग, जो क्या करेगी आप लोग के वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व को अफेक्ट करेगा, पेशेंट में ऑटोटॉक्सिटी को कॉज करेगा। तो इन चीजों को याद रखिएगा। एस्प्रिन भी आपके सामने ऑटोटॉक्सिक ड्रग होती है, और कौन सी होती है मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो डाल रखा है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम का, ऑटोटॉक्सिटी का, और प्रेगनेंसी में अलाउड ड्रग्स का। ये सभी आप लोग को देखने हैं, कोई डाउट नहीं, ये सभी आप लोगों को जरूर से जरूर देखने हैं। द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नो डाउट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। याद रखना, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स का जो ग्रुप होता है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स का जो ग्रुप है, मैं दोबारा लिख देता हूं यहाँ पे, जेंटा हुआ, स्ट्रेप्टो हुआ, अमीका हुआ, ये सभी के सब क्या करेंगे, ये सभी के सब ऑटोटॉक्सिक कॉज करेंगे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, राइट। चलेंगे बच्चों नेक्स्ट नंबर पे आ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है आप लोग के सामने, करेक्ट आंसर देना है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बच्चों यहां पर पूछ रहा है एट्रोपिन सल्फेट, जो कि सिंपैथेटोमाइमेटिक्स ड्रग या सिंपैथेटोमिमिक्री ड्रग्स होती है, ये आपके सामने
जो एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग होती है, यह आप लोगों से पूछ रहा है कि कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी सबके अंदर, सिर्फ एक के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड ऑल एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट। क्या किसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी? देखो बच्चों, करेक्ट आंसर देना है आप लोगों को, यहां पर आप लोगों को करेक्ट आंसर देना है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सबसे पहली बात, एट्रोपिन एक नेचुरल एल्कोलॉइड होता है। सबसे पहली बात, एट्रोपिन, हम तैयारी कर रहे हैं बेसिक क्वेश्चनों की, तो बेसिक टर्म पता होनी चाहिए। एट्रोपाइन जो आपके सामने है, एट्रोपिन या फिर एट्रोपाइन जो आपके सामने है, वो एक क्या है? नेचुरल एल्कालॉइड है। सोच समझ कर क्या आंसर दीजिएगा बच्चों। ये क्या है? नेचुरल एल्कालॉइड है, जो कि धतूरे के से प्राप्त होता है। मतलब एट्रोपा बेलाडोना, क्या? एट्रोफा बेलाडोना से प्राप्त होगा बेसिक चीज, बेलाडोना से प्राप्त होगा बेसिक चीज है आप लोग के सामने। और अगर हम बात करने की कोशिश करें, ये कॉन्ट्राइंडिकेट किस में रहेगी भैया? जो एट्रोपिन होती है सिंपैथेटोमाइमेटिक्स ड्रग होती है, सिंपैथेटोमाइमेटिक्स ड्रग होती है बच्चों, याद रखना। सिंपैथेटोमाइमेटिक्स ड्रग है, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की मिमिक्री करेगी। क्या करेगी भैया? मिमिक्री करेगी बच्चों, याद रखना। इसका मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए अगर अपन बात करने की कोशिश करें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से काम होते हैं? एचआर को बढ़ता है, आरआर को बढ़ता है, बीपी को बढ़ाता है, समझ रहे हैं। संग में ये सभी प्रकार के सीक्रेशंस को क्या कर देता है? होल्ड डाउन कर देता है। क्या कर देता है? सभी प्रकार के सीक्रेशंस को होल्ड डाउन कर देता है। ये प्यूपिल को क्या कर देता है बच्चों? डायलेट कर देता है। क्या कर देता है? ये प्यूपिल को क्या कर देता है? डायलेट कर देता है। ये क्या करता है? यूरिन को रिटेंशन करता है। क्या करता है? ये यूरिन और फीकल को क्या करता है? रिटेंशन करता है। सभी प्रकार के सीक्रेशंस को ड्राई करने के कारण से, रोकने के कारण से पेशेंट में ड्राई माउथ होता है। ये सभी के सभी कॉज अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ट्रिगर करने के कारण से हो रहे एंटीकोलिनेस्टेरिक इफेक्ट है, तो ये कौन करेगा? एट्रोपिन करेगा। अब आप लोग खुद ब खुद समझ लीजिएगा बेटा अच्छी तरीके से कि एट्रोपिन की कंडीशन, ए पेशेंट विद द ग्लूकोमा, ग्लूकोमा में क्या होता है? इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, और पेशेंट में इंट्रा ऑकुलर प्रेशर जिसमें बढ़ा हुआ है उसके अंदर आप लोग एट्रोपिन नहीं देंगे। पहले तो इस चीज को यहां पर काट दो। दूसरे नंबर पे बात करने की कोशिश करें, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि ये दोबारा से ब्लड प्रेशर को और क्या कर देगा? बढ़ा देगा, वैसोमोटर सेंटर्स को और ट्रिगर कर देगा। अगर बात करने की कोशिश करें क्लाइंट विद बाउल ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में तो बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि ये तो क्या करता है? सप्रेस द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये तो अगेन मैंने बताया आप लोगों को, ये क्या करेगा कि आपके सामने फीकल इंपैक्टेशन कंडीशन करता है, तो बाउल मूवमेंट को भी करेगा, तो ये भी आपके सामने हटा दिया। लेकिन अगर बात करने की कोशिश करें, अब जब ऐसी कंडीशन में फंस जाएं कि यहां पर आंसर देना आप लोग के लिए जरूरी हो, बाकी का तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये यूरिन स्टेसिस करता है, ये कोई डाउट नहीं है, यूरिन को स्टेसिस करेगा। समझ रहे हैं बात को? होने को तो ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अब आप ऐसी कंडीशन में फंस चुके हो, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? देन द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये नहीं बोलोगे सर क्वेश्चन गलत है, समझ रहे हैं बात को? यहां पर वो चांस नहीं रहेगा। लीस्ट कॉमन देकर के आप आंसर को बाहर निकलेंगे। ये कंफ्यूजन के क्वेश्चन मैंने जानबूझ के रखे हैं कि आप लोग ऐसी जगह पे फंसो, तो आपका खुद का क्या तार्किक शक्ति के आधार पे आप लोग इस आंसर को आगे की तरफ निकाल पाए। चलेंगे बच्चों नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोग के सामने है। यहां पर पूछ रहा है आप लोगों से कि निम्न में से कौन सी क्रेनियल नर्व है, निम्न में से कौन सी क्रेनियल नर्व है जो कि आप लोग के सामने क्या होगी? लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व रहेगी। Which of the following is the largest cranial nerve? Cranial nerve 5th हुई, cranial nerve 6th हुई, cranial nerve 10th हुआ, cranial nerve 7th हुआ। ये फेशियल नर्व हुआ, ये आपके सामने वेगस हुआ, ये आपके सामने 6 एब्ड्यूसेंस हुआ, ये आपके सामने ट्राइजेमिनल रहा। बेसिक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। एक ऐसी क्रेनियल नर्व जो मिक्स्ड कैटेगरी की होती है, 3 ब्रांचेस को लेती है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलरी। समझ रहे? ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर आपके सामने 3 ब्रांचेस, तीनों सेंसरी फाइबर्स की होती है। अगर आपसे पूछा जाए ऑप्थेल्मिक, मैंडिबल और मैक्सिलरी तीनों शाखाएं किसमें पाई जाएगी? करेक्ट आंसर सभी का बिल्कुल याद रखना, यहां पर क्या रहेगा बच्चों? ऑप्शन ए ही इज द करेक्ट आंसर। और इसके बारे में याद रखना, इसकी 3 ब्रांचेस होती है। एक होता है ऑप्थेल्मिक,
एक होता है मैक्सिलरी और एक होता है मैंडिबुलर। एक क्या होगा, मैंडिबुलर होगा। ये 3 ब्रांचेस होती है, अलग अलग एनाटॉमिकल एरिया पे इनर सप्लाई करती है। जैसे अपन बात करने की कोशिश करें, ऑप्थैल्मिक रीजन तो अपर पार्ट ऑफ द हेड पे करेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन पे करेगा, नेजल कैविटीज के ऊपर करेगा, साइनसिस के ऊपर करेगा। मैक्सिलरी जो रहेगा वो आप लोगों के सामने गम्स और टीथ के ऊपर, अपर जॉ के ऊपर करेगा। मैंडिबुलर जो रहेगा वो टंग, गम्स, टीथ पे भी करेगा और फाइनली लोअर जॉ पे भी करेगा, चिक्स पे भी करेगा, लोअर जॉ पे भी करेगा। इन सब चीजों को वो इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहां पर लार्जेस्ट अगर पूछा जाएगा तो करेक्ट आंसर आपके पास में क्या रहेगा, क्रेनियल। अगर आपसे लॉन्गेस्ट पूछा जाएगा तो करेक्ट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा कि कौन सी क्रेनियल रहेगी। समझ रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है, लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। फटाफट से एक्यूरेसी के संग में आप लोगों को करेक्ट आंसर देना है। क्या करेक्ट आंसर रहेगा? आप लोगों से पूछ रहा है कि जब किसी कोई पेशेंट है पेरिटोनियल डायलिसिस के ऊपर लगा हुआ है, किसके ऊपर लगा हुआ है, पेरिटोनियल डायलिसिस के ऊपर लगा हुआ है, तो यहां पर पेशेंट में डायलासेट फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी इज किस्ड। डायलासेट पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पा रहा है। बिफोर द रिक्वायर्ड वॉल्यूम हैज रिटर्न, द प्रियोरिटी एक्शन शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू द नर्स। Drinking glass of water, turn from side to side, deep breath and cough and rotate the catheter periodically। सबसे पहली बात तो आप इस चीज को समझ लीजिएगा कि आपके सामने जो व्यक्ति होता है, या आपके सामने जो व्यक्ति अवेलेबल है, और इसके अंदर आप लोगों ने क्या किया है, पेरिटोनियल कैविटी में जो आपने कैथेटर लगाया है, इस कैथेटर का नाम होता है बच्चों टैकॉन कफ कैथेटर। किसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टैकॉन कफ कैथेटर। और ये जो टैकॉन कफ कैथेटर है, ये किसके द्वारा, एक स्पेशलाइज्ड बाइंडर्स के द्वारा बंधा रहता है, जिसे बोलते हैं डैक्रॉन बाइंडर्स। डैक्रॉन बाइंडर्स के द्वारा ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटीज को मेंटेन करके रखता है। मतलब एक बार आपने लगाया, कुछ टाइम इसको परिपक्व होने का टाइम दीजिए ताकि ये अपनी जगह पे स्थायित्व को प्राप्त कर ले। अब ये आप लोग पेरिटोनियल कैविटी में ही क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहाँ पर कैपिलरीज जो होती है वो रिच होती है। यहाँ पर कैपिलरीज रिच ब्लड सप्लाई होती है, जिसके कारण से प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड क्या होता है, बहुत अच्छी तरीके से होता है। समझ रहे हैं? प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड क्या होता है, बहुत अच्छी तरीके से होता है, याद रखना। समझ रहे हैं? आप लोगों से पूछा जाएगा कि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आप लोग क्यों यूज करते हैं, तो याद रखना पेरिटोनियल कैविटी में रिच कैपिलरी ब्लड सप्लाई होती है, जिसके कारण से प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड अच्छा होता है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं। अब यहां पर क्या होता है, आप लोग सॉल्यूशन को एडमिट करते हैं। सॉल्यूशन के अंदर अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या क्या होता है, तो सबसे पहली बात हाई कंसंट्रेट, आई अगेन रिपीट, हाई कंसंट्रेट ग्लूकोज होता है। इसके अंदर ग्लूकोज बड़ा भाई साहब भयंकर हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है पेरिटोनियल डायलिसिस में। कौन सा फोर्स लग रहा है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होगा, किसके अंदर, पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अगर आप लोग को चाहिए तो यहां पर आपको हाई कंसंट्रेट ग्लूकोज यूज करेगा, क्योंकि हाई कंसंट्रेट ग्लूकोज के कारण से मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट जल्दी जल्दी होगा और प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड जल्दी जल्दी होगा। तो दोनों में क्वेश्चन बनेंगे, याद रखना। यहां पर क्या होना चाहिए, हाई कंसंट्रेट ग्लूकोज होना चाहिए, ताकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ज्यादा हो। ऑप्शन में आपको यही मिलेगा। नेक्स्ट नंबर बात करें, अगर आप लोग यहां पर हाई कंसंट्रेट ग्लूकोज ले रहे हो तो इंसुलिन भी बढ़िया मात्रा में एडिक्वेट अमाउंट में लेना, अदरवाइज पेशेंट में रिस्क रहेगा हाइपरग्लाइसेमिया का। अच्छा भैया पेरिटोनियल यूज कर रहे हो, पेरिटोनियल कैविटी, तो कुछ दवाई गोली भी डाल दो। क्या डालोगे? एंटीबायोटिक्स आप प्रोफाइलैक्सिसली दे दोगे टू प्रिवेंट द पेरिटोनाइटिस। टू प्रिवेंट द पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस नहीं हो, पेरिटोनाइटिस नहीं हो, इसके लिए आप लोगों को इसमें इनबिल्ट करके रखना है। क्या इनबिल्ट करके रखना है? एंटीबायोटिक्स। अब आप लोगों ने इसको डालना शुरू किया, एक निश्चित टाइम होता है, उसे बोलता है आप लोग फिलिंग टाइम। क्या बोलते हैं अपन इसे बोलते हैं फिलिंग टाइम। अब एक निश्चित टाइम होता है जिसके अंदर फ्लूइड कहां पर रहता है, फ्लूइड किसके अंदर रहता है, पेरिटोनियल कैविटी में, इसे बोलते हैं ड्वेल टाइम। क्या बोलते हैं? ड्वेल टाइम। और एक होता है कि यहाँ पर एक कैप लगी होती है, चिमटी लगी होती है, इसको खोलते हैं। ड्वेल टाइम मान लीजिए डॉक्टर ने बोला एवरेज होता है ये 20 मिनट से लेकर के और 8 घंटे तक, ये डॉक्टर निर्धारित करता है, याद रखना। क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से एग्जाम में, ड्वेल टाइम कौन निर्धारित करता है? हमेशा डॉक्टर करता है। क्योंकि
जो आपका जो आप कॉन्सेंट्रेशन हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ब्लड चढ़ा रहे हो उसके अंदर हाई कंसेंट्रेशन ग्लूकोज है और इस कारण से पेशेंट के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया का रिस्क रहेगा, तो अपन अपना काम छोड़ दो। यहां पर जो भी निर्धारित करने का काम रहेगा वो डॉक्टर का रहेगा, टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, यही बात मान लो उनको ऊपर हमारा भरोसा नहीं है, लेकिन हम लोगों को अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि हमको उनसे ज्यादा भरोसा है, समझ रहे हैं। और आने वाले टाइम पे मुझे तो ये लगता है इतने जबरदस्त नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे कि पेशेंट को तो बोलेगा भाई डॉक्टर को रहने दे, तू ही कर ले ट्रीटमेंट, समझ रहे हैं बात को। तो याद रखिएगा कि अपन लोग किसी से कम नहीं है, लेकिन अथॉरिटी ऑफ प्रोटोकॉल्स कुछ और कहते हैं, तो डेफिनेटली अपन को रिस्क नहीं लेना है। यहाँ पर ड्वेल टाइम कौन निर्धारित करता है, तो याद रखिएगा डेफिनेटली कौन निर्धारित करेगा, डॉक्टर करेगा। अब डॉक्टर ने बोल दिया सब 2 घंटे के बाद में आप ड्रेन को बाहर निकाल लेना, ठीक है। हमने यहाँ से क्लैंप को खोला, यहाँ से ये इस प्रकार से जो फ्लूइड किस्म आ जाएगा ड्रेन के अंदर आ जाएगा और यहाँ पर ये ड्रेन इकट्ठा हो जाएगा। अभी ड्रेन के ऊपर 2-3 क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, याद रखिएगा। पहली बात तो ये है ये जो ड्रेन आया आपके सामने ये क्लियर कलर का होना चाहिए। किस कलर का होना चाहिए? क्लियर कलर का होना चाहिए। आप लोगों ने 1 लीटर आप लोगों ने फिल किया, कितना? 1 लीटर। यहां पर आपके सामने आप जो फ्लूइड चढ़ा रहे हैं, मान लीजिए 1 लीटर चढ़ा रहे हैं, तो 1 लीटर ही बाहर आना चाहिए, 1 लीटर ही बाहर आना चाहिए। अगर कम आ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा होगा। अब ट्यूब में किंक करने की जगह नहीं होती, कई बार किताबों में क्या ऑप्शन, एग्जाम में क्या आता है, इन ऑप्शनों की जगह यहां पर दे देगा कि आप पेशेंट में क्या करें, किंक करें, ट्यूब को किंक करें। अरे पेरिटोनियल डायलिसिस का जो कैथेटर पॉइंट होता है ना, छोटा सा होता है, उसमें किंक का करने का कॉम्प्लिकेशन ही नहीं होता है, समझ रहे हैं बात को। यहां पर आप लोगों को याद रखना है बेटा, आप लोगों को याद रखना है पेशेंट को फर्स्ट इनिशियली क्या करना है, रोटेट करना है साइड टू साइड। क्या करना है? रोटेट करना है साइड टू साइड, आप लोगों को रोटेट करना है। नेक्स्ट नंबर पे यहां पर एबनॉर्मलिटीज इन कलर भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। याद रखना नॉर्मल जो कलर होगा वो क्लियर कलरलेस होगा। अगर यहां पर जो क्लियर कलर, अगर येलो कलर का कलर आ रहा है, येलो कलर का आउटपुट आ रहा है, तो याद रख लेना कि क्या हुआ है, क्या कलेश फैल गया है। कलेश का नाम रहेगा साहब ब्लैडर परफोरेशन हो गया है। क्या हो गया है? ब्लैडर परफोरेशन हो गया है, ब्लैडर ही फट गया है भैया। अगर यहां पर ब्राउन कलर का, आई अगेन रिपीट, यहां पर ब्राउन कलर का अगर ड्रेनेज आ रहा हो तो याद रखना ये बाउल परफोरेशन को इंडिकेट करेगा। किसको? बाउल परफोरेशन को इंडिकेट करेगा। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देंगे सभी बच्चे कि अगर पेशेंट में इस कलर का आ रहा हो, कौन सा कलर आप लोग बताइएगा, वो इंडिकेट करेगा पेरिटोनाइटिस की कंडीशन को। तो कमेंट सेक्शन में ताबड़तोड़ तरीके से आंसर देंगे आप लोग और अपनी नॉलेज को अपडेट करेंगे, अपनी नॉलेज को अपडेट और करेंगे। यहां पर हर चीज आप लोग को याद रखनी है। डेफिनेटली करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डेफिनेटली करेक्ट आंसर रहेगा पेशेंट को साइड टू साइड क्या करना है, रोटेट करना है, टर्न करना है पेशेंट को साइड टू साइड। समझ रहे हैं बच्चों? पेशेंट को टर्न करना है साइड टू साइड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट है आप लोग के सामने, यहां पर पूछ रहा है व्हेन असेसिंग अ पेशेंट विद द पैनक्रियाटिक ट्रॉमा द नर्स इक्मोसिस इन द पेरी अम्बिलिकल रीजन। ये साहब क्या है? ये है साहब कमर। समझ रहे हैं बात को? कमर नहीं है, बॉडी स्ट्रक्चर है। ये आपका सामने अम्बिलिकल एरिया है और पेरी अम्बिलिकल एरिया के ऊपर, पेरी अम्बिलिकल एरिया के ऊपर क्या आ रहा है? ब्लूइश डिस्कलरेशन आ रहा है। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? फटाफट से आंसर देना है आप लोग को। अगर मैं आप लोगों से बेसिक चीज पूछूं ना बच्चों, आप लोगों से बेसिक चीज पूछूं आप लोगों को, ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया आप लोगों के लिए। मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि यहां पर आप लोगों को पेरिनियम एरिया के पास में इक्मोसिस देखने को मिला, गौर से समझिएगा, इक्मोसिस कहां पर देखने को मिल रहा है? इक्मोसिस आप लोगों को अगर पेरिनियम एरिया पे देखने को मिल रहा है, पेरिनियम एरिया पे देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करने की कोशिश करूं इस पेशेंट के अंदर, स्क्रोटम के अंदर, स्क्रोटम के एरिया के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? इक्मोसिस की कंडीशन देखने को मिल रही, तो वो किसको इंडिकेट करेगी? वो इंडिकेट करेगी कॉपर नेल साइन को। किसको? कॉपर नेल साइन को इंडिकेट करेगा। समझ रहे हैं? ये एक मेडिकल साइन होता है जो कि फ्रैक्चर ऑफ पेल्विस को इंडिकेट करता है। इट विल बी इंडिकेट द फ्रैक्चर ऑफ पेल्विस। किसको इंडिकेट करेगा? फ्रैक्चर ऑफ पेल्विस को इंडिकेट करेगा। पहले तो इसको हटा करके साइड में करो। कुलैन साइन, टर्नर साइन अच्छी तरीके से याद रखना बेटा। एक टफ नाम का एक निमोनिक याद रखना, टफ नाम का एक निमोनिक याद रखना। लाइफ में कुछ भी टफ नहीं होता है, ये भी याद रखना, सब कुछ सिंपल होता है।
स्ट्रगल होता है, टफ कुछ नहीं होता है, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन में निमोनिक याद रखना है, TUFF, T फॉर टर्नर, T फॉर क्या रहेगा टर्नर, और F फॉर क्या रहेगा फ्लैंक एरिया। अगर कमर वाला एरिया, ये कमर वाला एरिया होता है, इसे बोलते हैं अपन लोग क्या, लास्ट रिब से लेकर के और जो पैल्विक कैविटी का होता है इसके बीच का जो एरिया फ्लैंक एरिया कहलाता है। और यहां पर अगर ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है, इट विल बी इंडिकेट, ये किसको इंडिकेट करेगा, डेफिनेटली इंडिकेट करेगा आपके सामने टर्नर साइन को। तो टर्नर साइन को फ्लैंक एरिया कहेंगे। अगर हम बात करें कुलेन साइन, कुलेन साइन क्या होता है, पेरी अम्बलाइकल रीजन पे, आई अगेन रिपीट, पेरी अम्बलाइकल रीजन पे अगर ब्लू इक्मोसिस की कंडीशन हो रही है तो इसे बोलेंगे कुलेन साइन। अगर हम बात करने की कोशिश करें रॉवसिंग साइन क्या होता है, और रॉवसिंग साइन क्या होता है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को प्रेस करने पर, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को प्रेस करने पर आपका पेन रेफरर कहां पर हो रहा है, राइट लोअर क्वाड्रेंट की कंडीशन में इंडिकेट हो रहा है, तो इसे अपन अपेंडिसाइटिस की कंडीशन को इंडिकेट करेंगे। दिस विल बी इंडिकेट द अपेंडिसाइटिस कंडीशन। समझ रहे हैं, अपेंडिसाइटिस में रॉवसिंग साइन देखने को मिलेगा। अदर साइंस को बोले तो सोस साइन भी देखने को मिलेगा, ऑब्ट्यूरेटर साइन भी देखने को मिलेगा, मैकबर्नी पेन भी देखने को मिलेगा, रॉवसिंग साइन भी देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं बात को, ये बेसिक कंडीशन है, आप लोगों को याद रखनी है। अब अगर मैं आप लोगों से आज का फिर एक आपको एक पूछूं क्वेश्चन, अपेंडिसाइटिस के पेशेंट में कौन सा स्कोर देखा जाता है, अगर आप लोगों को आंसर नहीं आ रहे हैं तो आपका कर्तव्य बनता है नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछने का। आप लोग कमेंट सेक्शन में अभी आंसर देने, हर चीज का आंसर देना, कौन सा स्कोर को चेक करेंगे ड्यू टू द सर्जरी, तो स्कोर का नाम बताना है अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में। और अगर नहीं आता है तो अगले दिन आप लोग याद रखें, क्योंकि आप लोगों का कर्म बनता है, आप लोग एक बेस बना करके तैयारी कर रहे हैं कि हो सकता है कि अगर हम सही दिशा से पढ़े तो 360 सीरीज के थ्रू अपन आने वाले एक महीने के अंदर जो RRB का जो एग्जाम है वो अपन क्लियर कट कर सकते हैं। तो आपका विश्वास इसी प्रकार से बनाए रखेंगे, तो इसके लिए आप लोगों को भी कुछ होमवर्क करना पड़ेगा। समझ रहे, नहीं आ रहा है अगले दिन आप मेरे से पूछेंगे, मैं जरूर आप लोगों को आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ताबड़तोड़ तरीके से आंसर दे दीजिएगा। क्या करेक्ट आंसर रहेगा, द करेक्ट आंसर विल बी द कुलेन साइन। क्या करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों, करेक्ट आंसर रहेगा आप लोग का कुलेन साइन। कुलेन साइन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलेंगे बच्चों नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आ जाते हैं आप लोग के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द वायरस इन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के पास में आ चुका है, हु डिस्कवर्ड द बायोलॉजी, बायोलॉजी को किसने डिस्कवर किया। फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर सही आंसर देना है आप लोगों को, क्या करेक्ट आंसर रहेगा। आप लोगों से पूछ रहा है हु डिस्कवर्ड द बायोलॉजी, बायोलॉजी को किसने डिस्कवर किया था। अरे भाई 12th क्लास के अंदर आप लोगों ने बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी ये सब पढ़े होंगे, पढ़े कि नहीं पढ़े, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बायोलॉजी को डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट कॉच ने किया था क्या। अरे भाई रॉबर्ट कॉच ने किया था क्या, बैक्टीरिया को किया था। समझ रहे हैं बात को, एक रशियन बॉटनिस्ट है जिनका नाम है आपके सामने, फटाफट से दिमित्री, क्या दिमित्री, दिमित्री, समझ रहे हैं बात को, दिमित्री, दिमित्री ने क्या किया था, बायोलॉजी की खोज की थी। बहुत क्लासिकल क्वेश्चन है आप लोगों के RRB के लिए, याद रखेंगे। दिमित्री साहब ने किसकी खोज की थी, 1892 के अंदर एक आपके बायोलॉजी की खोज की थी। समझ रहे हैं बात को, और ये आपके सामने फाउंडर ऑफ वायरोलॉजी भी कहलाते हैं। समझ रहे हैं, वायरोलॉजी के भी फाउंडर कहलाते हैं। समझ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक मोज़ेक डिजीज कंडीशन को भी असेस करने की कोशिश की थी। समझ रहे हैं बच्चों, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों आप लोगों के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन द एलर्जी। यहां पर पूछ रहा है एलर्जी की कंडीशन में कौन सा, एलर्जी की कंडीशन में आप लोगों को कौन सी संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फटाफट से आंसर देना है बच्चों आप लोगों को, एलर्जी की कंडीशन में कौन सी चीज में ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी, कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन्स बढ़ जाएगी। बेसिकली पूछो कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन्स बढ़ जाएगी, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ईओसिनोफिल्स बढ़ जाएगी। बिल्कुल, ईओसिनोफिल्स इंक्रीज हो जाती है। क्या इंक्रीज हो जाती है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ईओसिनोफिल्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं, IgE आप लोग के सामने बढ़ जाएगी। लेट्स कम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं आप लोग के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है स्क्रीन पे आप लोग के सामने। यहां पर पूछ रहा है, शायद तक ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बिल्कुल ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। फटाफट से आंसर देना है, टेम्परेचर इन द चिल्ड्रंस द थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इनटू द एनस। भैया याद रखना,
आप लोगों को मैंने बताया 1.5, 1 और आधा इंच। क्या बताया? 1.5 और 1 और आधा इंच। ये छोटे छोटे से क्वेश्चनों में गलती मत करिएगा। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? थर्मोमीटर इंसर्टेड अप टू कितना करेंगे? अडल्ट के अंदर 1 इंच तक करेंगे। 1 से 1.5 इंच को तो पहले काट के मारो। समझ रहे हैं बात को? आपसे क्वेश्चन में गौर से देखिएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके एमसीक्यू थोड़े से क्या है? डिफरेंट है। इसके एमसीक्यू क्या है बच्चों? इसके एमसीक्यू क्या है? डिफरेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को रखा गया है आपके सामने। तो सबसे पहले तो 1 से 1.5 इंच को काट के मारो, 1.5 से 2 इंच को बिल्कुल काट दो, इसको भी काट दे रहे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। करेक्ट आंसर रहेगा डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं बात को? अगर मैं बात करूं कि रेक्टल ट्यूब को कितना इंसर्ट करेंगे, रेक्टल ट्यूब बोले तो एनीमा लगाने के लिए, तो एडल्ट में रहेगा 3 से 4 इंच, चाइल्ड में रहेगा, ये घटा देना 2 से 3 इंच, और उसके बाद में चाइल्ड के बाद में आएगा इन्फेंट। इन्फेंट के अंदर इसका आधा कर देना, 1 से 1.5 इंच रहेगा, और नियोनेट के अंदर आधा इंच कर देना। कितना कर देना? आधा इंच कर देना, उससे भी कम कर देना। तो ये आपके सामने रेक्टल ट्यूब का इंसर्शन साइट रहना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पैसरी को कितना इंडिकेट करता है। पैसरी को आज का होमवर्क और 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन कम से कम दे रहा हूं। अगर सिलेक्शन लेना है, माइन्यूट क्वेश्चनों को पकड़ना सीखो। इंडेक्स फिंगर के द्वारा आप लोग पैसरी को अंदर इन करते हैं। कितना इन करते हैं आप लोगों से क्वेश्चन याद रखना है। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे कितना इन करेंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डेफिनेटली करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग के सामने 0.5 से 0.1 इंच के करीब। नेक्स्ट नंबर पर आप लोग के सामने क्वेश्चन अवेलेबल है। लीजिए बच्चों, करेक्ट आंसर देना है आप लोग को फटाफट से। ये जो आपके सामने ड्रेन दिखाया गया है, ये पीपा सा दिखाया जा रहा है। आजकल नीले रंग के पीपों से दुनिया को बहुत डर लग रहा है। अरे लग रहा है, नहीं लग रहा? नीले रंग के पीपे से आजकल दुनिया को बहुत डर लग रहा है, पर ये अपना नीले रंग का नहीं है, ये तो सिर्फ बेचारा व्हाइट कलर का है। इसके अंदर क्या है? छोटा सा नीले रंग का स्टॉपर लग रहा है। बाकी डरने की बात नहीं है, नीले ड्रम के से डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने जो लिख रखा है, माँ बाप की मर्जी से शादी करोगे तो ऐसा कुछ भी डर नहीं होगा लाइफ में। ठीक है? रब ने मिला दी जोड़ी वाली बात याद रखना बेटा। तो यहां पर याद रखिएगा कि जो नीला ड्रम सा बना हुआ है, ये क्या है? ये क्या है? ये जैक्सन प्लॉट है, जेपी ड्रेन है, टी ट्यूब है, चेस्ट ट्यूब है, हीमोवैक ड्रेन है। हीमोवैक ड्रेन है क्या? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हीमोवैक ड्रेन ही होता है। एवरेज कैपेसिटी रहेगी 500 ml की। शॉर्ट अमाउंट में लेना है तो जेपी ड्रेन को यूज कर सकते हैं, लॉन्ग अमाउंट में लेना है तो 500 ml का होगा। ये भी नेगेटिव प्रेशर सक्शनिंग पे ही वर्क करेगा, ये भी एक्टिव फोर्स पे वर्क करेगा, ये भी क्लोज कैटेगरी का होगा। समझ रहे हैं? हीमोवैक ड्रेन इज द करेक्ट आंसर। की पॉइंट याद रखें, नेगेटिव होगा। सेकंड नंबर पे एक्टिव प्रेशर ग्रेडियंट पे वर्क करेगा, एक्टिव प्रेशर ग्रेडियंट पे वर्क करेगा। और ये जो नीले रंग की जो टंकी है वो क्या है? क्लोज है, तो ये क्लोज ड्रेन के ऊपर वर्क करेगा। समझ रहे हैं? क्लोज ड्रेन होगा। कैपेसिटी एवरेज रहेगी इसकी कितनी? 500 ml की। कितनी रहेगी? 500 ml की रहेगी। आप इसको प्रेस करके फिर उसके बाद में आप इसको खोलोगे, तभी जाकर के नेगेटिव प्रेशर अप्लाई होगा। समझ रहे हैं? एक बार आप लोगों ने खाली कर लिया, उसके बाद में जब आप लोग अप्लाई करोगे, री अप्लाई करोगे, तो भी आपको इसको प्रेस करके, आप इसको पहले क्या करोगे? प्रेस करोगे। समझ रहे हैं? उसके बाद धीरे 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 बढ़ता जाएगा, तब जाकर के इसके अंदर ड्रेन आता जाएगा। समझ रहे हैं बच्चों? लीजिए बच्चों, आप लोगों के सामने जीएस के क्वेश्चन का तो टाइम ही नहीं मिला, लेकिन अब जल्द ही एक दिन भी क्लास मिस नहीं होगी जीएस के लिए भी। ठीक है? जल्दी अपन लोग जीएस के क्वेश्चनों को भी ज्यादा टाइम देना शुरू कर देंगे, चिंता मत करिएगा। जीके जीएस पूरी तरीके से निश्चिंत होकर के आप जुड़ते रहे। रीजनिंग पे भी सभी को आप लोगों को तो बस आंसर देना है फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है? तो क्विक रिवीजन कैप के तरीके से बात करेंगे अब आने वाले क्लासेस में। यहां पर बात करें आप लोग के लिए एक नर्सिंग में मास्टर पास की सुविधा दे रहा है उत्कर्ष परिवार। इसके अंदर पास मिलेगा आपको 12 मंथ का, 18 मंथ का, 24 मंथ का पास मिलेगा, जिसके अंदर नर्सिंग से संबंधित जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं वो सब आपको एक ही पैक के अंदर मिल रहे हैं। इसके अंदर आप लोग को टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, एमसीक्यू बैचेस मिल जाएंगे, ऑनलाइन लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, ई नोट्स, डीपीपी, क्लास पीडीएफ, मतलब सब कुछ लगभग आप लोगों को मिल रहा है। एग्जाम कवर कौन कौन से होंगे ये देख लीजिए। नर्सिंग ऑफिसर से जो एग्जाम है, सीएचओ के जो एग्जाम है, स्टाफ नर्स के जो एग्जाम है, एएनएम जीएनएम के जो एग्जाम है, वो एक पास के अंदर मिलेगा। और पास की वैलिडिटी रहेगी 12, 18, 24, जो भी आपको उचित लगे आप लोग ले सकते हैं। रामबाण 3.0 जिसको जीरो से तैयारी करनी उत्कर्ष परिवार के संग में जुड़ करके पूरी तरीके से जोश के साथ में 3.0 में जुड़े। मेरा कंसेप्ट चल रहा है इस समय फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, इसके अंदर कंटिन्यू कर रखी है।
यहाँ पर वैलिडिटी अवेलेबल है बच्चों 1 साल की और 2 साल की। ठीक है, पूरी तरीके से विश्वास करके आप लोगों को अगर विश्वास है तो जुड़े आप लोग रामबाण 3.0 में जीरो से तैयारी करें। ठीक है बच्चों, अगर आगे बात करने की कोशिश करें, नॉर्सेट 100 डेज टारगेट बैच आप लोगों के सामने अवेलेबल है। आप लोगों के सामने अवेलेबल है आरआरबी का एमसीक्यू बैच। आरआरबी का एमसीक्यू बैच आप लोगों के सामने आ चुका है और पूरे जोश के साथ में आप लोग को याद रखना है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो स्टार्ट हो जाएगा 28 मार्च 2025 से। फीचर्स क्या क्या रहेंगे याद रखना, स्टैंडर्ड रहेगा, प्राइम रहेगा, इसके अंदर आप लोगों की वैलिडिटी अवेलेबल है और ये अर्ली बर्ड ऑफर के ऊपर आपके पास में अवेलेबल है। गेट फ्लैट 20% डिस्काउंट, अप्लाई कूपन कोड। समझ रहे हैं बच्चों, तो ये आपके सामने आरआरबी 20 आप लोग को अप्लाई करना है, या आप लोगों की फीस यहां पर रहेगी। समझ रहे हैं बच्चों, नर्सिंग ऑफिसर सुपरिटेंडेंट के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है, एमसीक्यू बैच है। आरआरबी टारगेट बैच स्टार्ट था ऑलरेडी, लाइव फ्रॉम स्टूडियो, ये आपके पास में चल ही रहा है बच्चों। नेक्स्ट नंबर पर बात करें कि आप लोगों से नॉर्सेट 8 एमसीक्यू बैच आपके सामने लाइव फ्रॉम स्टूडियो अवेलेबल है। ठीक है, नॉर्सेट 8 का आपके सामने एमसीक्यू बैच अवेलेबल है। राजस्थान सीएचओ 3.0 का लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच अवेलेबल है। स्टैंडर्ड और प्राइम के अंदर फीचर्स आपके सामने ये अवेलेबल है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट नंबर बात करने की कोशिश करें, नॉर्सेट 8 100 डेज टारगेट बैच भी आपके सामने अवेलेबल है बच्चों। ये इस समय आप लोगों के सामने पूरी तरीके से अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोगों से विदा का टाइम, दोबारा मुलाकात करूंगा कुछ जबरदस्त कंसेप्ट के ऊपर रियलिटी से वाकिफ होते समय। धीरे धीरे अपन को बढ़ना है। आरआरबी का आप लोगों के पास में जो टाइम है, इसके अंदर आप लोग को जीके, जीएस, रीजनिंग और नर्सिंग के जो भी कंसेप्टुअल क्वेश्चंस बनते हैं सभी सब्जेक्टों के, ओबीजी, पीडियाट्रिक के, रिसर्च के, जीके के, जीएस के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, धीरे धीरे मैं सब कुछ लाना शुरू कर दूंगा। धीरे धीरे प्रेशर अपन के ऊपर थोड़ा सा इस समय ज़्यादा है, जैसे टाइम मिलेगा सब कुछ 1 से 2 दिन के अंदर सब सेटल आउट कर दूंगा। तो अब आप लोगों से विदा का टाइम, दोबारा मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।